हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीवी का आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भूगोल में आज पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। एक वायरल मॉडल पेपर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के जरिए सॉल्व करने वाले हैं। बस दोस्तों, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 100% की गारंटी कि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से मैंने ये जो मॉडल पेपर है वो बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। 9 से लेकर 16 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका आपको 25 शब्दों में आंसर देना है। 25 शब्दों का मतलब है कि जो है 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन जो है आप इसको आंसर को प्रेजेंट करेंगे। 17 से लेकर 22 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न उत्तर जो है 50 शब्दों में देना है। और 50 शब्दों का मतलब ये है कि मुश्किल से 10 लाइन में लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप लघु उत्तरीय जब लिखेंगे तो इसके लिए जो है आपको 4 नंबर मिलेगा। तो कम से कम आप एक पेज में आंसर तो देंगे ही देंगे। कैसे लिखेंगे पूरा डिटेल में सब कुछ आगे आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद 23 से लेकर 24 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है, यानी 2 पेज में इसका 2 से लेकर 2.5 पेज में इन दोनों का आंसर देना है लॉन्ग क्वेश्चन का। फिर इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन मानचित्र का होगा। 25 नंबर में भारत का मानचित्र भरना होगा और 26 नंबर में आपको विश्व का मानचित्र भरना होगा। ट्रिक से बताऊंगा कैसे मानचित्र भर सकते हैं और सही तरीका क्या होता है मानचित्र भरने का। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुविकल्प से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण निश्चयवाद की प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे सवाल पूछा है कि पर्यावरण निश्चयवाद। देखिए, निश्चयवाद का मतलब जो निश्चय है, जो तय है, जो प्रकृति ने तय कर दिया है, जैसे सूर्य का उदय होना है, रात दिन होना है, तो ये तय है, निश्चित है, मानव चाह कर भी इसे टाल नहीं सकता है। तो जो तय है, जो प्रकृति ने तय कर दिया है, तो उसमें क्या है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है और इसमें जैसा प्रकृति चाहेगा मानव को वैसा करा सकता है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है प्रकृति की प्रधानता है और प्रकृति सर्वशक्तिमान है। तो यहाँ पे जो प्रतिपादक हैं वो है रटजल, जो कि मानव भूल के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो रटजल जो है इनके समर्थक हैं और इनके प्रतिपादक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव विकास सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक एक ऐसी इकाई है जिसमें मानव के विकास को मापा जाता है कि मानव कितना डेवलपमेंट कर रहा है, किस देश में कितना मानव विकास कर चुका है। तो ये किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP। ठीक है, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है मतलब कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि संस्थान है, इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक की जो सूची है वो जारी की जाती है कि किस देश में कितना ज़्यादा है। आप कमेंट करके बताइए कि मानव विकास सूचकांक सबसे ज़्यादा किस देश में है, क्योंकि ये मानचित्र में आता है भरने के लिए। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो इसमें धार्मिक समुदाय है हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन। आपके हिसाब से क्या क्या है तो कमेंट जरूर करिएगा। इसमें मुस्लिम राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? चेन्नई में, गुजरात में, कोलकाता में या मुंबई में? अगर अंकलेश्वर की बात करें तो यहाँ पे गुजरात का जो पोर्शन है वो लगभग यहाँ पे अंकलेश्वर पड़ेगा। तो जो है आपका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, भरमौर जनजाति क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। ये अधिसूचित, यहाँ पे अधिसूचित रहेगा, अधिसूचित जनजाति के क्षेत्र में घोषित किया गया है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा नीति सर्वप्रथम किस वर्ष अपनाई गई थी? तो राष्ट्रीय युवा नीति सर्वप्रथम जो अपनाई गई थी वो 2003 में अपनाई गई थी। आप कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्रिया वे क्रिया होती है जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग किया जाता है सर्वप्रथम। तो उसमें खनन, व्यापार, अध्यापक या दुकानदार। तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? खनन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने यहाँ पे कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, एलन सी सैम्पल या फिर रटजल? क्या? तो देखिए, अपने महबूब को आप याद करिए और महबूब हैं
तो मानव विकास है। ठीक है, अगर महबूब है तो मानव विकास है, यानी महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा दी है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन 8 पूछा जाएगा आपका बहुविकल्पीय। इसके बाद क्वेश्चन होगा अति लघु उत्तरीय, जिसमें 25 शब्दों में 20 से 25 शब्दों में आंसर देना होगा और उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आप एक पेज में, ठीक है, गौर फरमाएंगे, एक पेज में 2 आंसर लिखेंगे अति लघु उत्तरीय का। ध्यान रखेंगे एक पेज में साफ सुथरा स्पष्ट अच्छे से 2 पेज में एक पेज में 2 आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है। ठीक है, जैसे पहला यहाँ पे है जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है, तो पहला आप लिखेंगे जनसंख्या घनत्व। इसके बाद जो है प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में लिखना है। तो आइए इनका उत्तर देखते हैं और इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, भारत में प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों का नाम लिखिए। जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारणों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। जल संभर प्रबंधन शब्द को परिभाषित कीजिए। नीले कॉलर सर्वे किसे कहते हैं, पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके पिछले सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको साथ में तैयार भी करवा दूं, याद करने की पूरी गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है। तो सबसे पहले आप प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, जनसंख्या घनत्व, लगे हाथ अंडरलाइन कर देंगे और उसके बारे में लिखेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो किसी क्षेत्र में, ठीक है, पहला पॉइंट, किसी क्षेत्र में, यानी कोई एक क्षेत्र है प्रति वर्ग किलोमीटर पर, कोई एक क्षेत्र है मान लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, कोई एक क्षेत्र है, ये प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर एक क्षेत्र है जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करने वाले लोगों की जो संख्या होती है उस संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। मान लीजिए 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, इस एरिया में जितने व्यक्ति निवास करेंगे, चाहे 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 जितना भी निवास करेंगे, उन संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सिंपल है, कोई रट्टा मार नहीं, बस समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। एक कोई क्षेत्र है, उस एक क्षेत्र में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को मान लिया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में जितने व्यक्ति निवास करेंगे उन व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसके बाद छोटा सा फार्मूला लिख देंगे, यहाँ पे 1 नंबर, इस पे 1 नंबर, 2 नंबर, पूरा परफेक्ट हो जाएगा। माई कलर कोई काट नहीं सकता क्योंकि आप जेन्युइन सही तरीका से आंसर को प्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे कुल भौगोलिक क्षेत्र, इसके वर्ग किलोमीटर पे निकाला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर ले, यहाँ पे मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है 1000 है, ठीक है, और उसका भौगोलिक जो क्षेत्र है वो 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, और वहाँ पे देखा जाए तो उसको काट देंगे तो बचेगा कितना, 100, यानी उस 1 किलोमीटर एरिया में 100 व्यक्ति निवास करते हैं। ऐसे किसी भी क्षेत्र का निकाला जाता है। इस प्रकार से लिख देंगे, पूरा आंसर परफेक्ट हो जाएगा, बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 2 नंबर आपको मिलेगा तो उसमें 2 पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, 2 पॉइंट बताएंगे, 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। प्रादेशिक नियोजन क्या होता है पहले ये समझने की जरूरत है। देखिए प्रादेशिक नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। ठीक है, क्या होता है, प्लानिंग करना। कोई भी काम करना है तो उसके लिए पहले प्लान बना लीजिए, कैसे आपको पेपर देना है उसके लिए प्लान तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे इस प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य किसी क्षेत्र के संसाधनों और उसके विकास को संतुलित रूप से जो है प्रबंधित करना, और जो है इसकी आवश्यकता निम्नलिखित कारण यहाँ पे दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम करिए तो काम को करने से पहले आप एक योजना बना लीजिए, उस काम को कैसे किया जाएगा, तो उसे प्रादेशिक नियोजन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसके क्या कारण है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आप ले सकते हैं। पहला है संतुलित विकास। कोई एक क्षेत्र है मान लेते हैं, कोई एक क्षेत्र बी है मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर विकास करना है तो दोनों जगह पे अगर समान विकास होगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समानता आ जाएगी। ठीक है, यानी संतुलित विकास होगा। तो वही कह रहा है कि जब सभी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित करना, ये संतुलित विकास होता है, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पे है अत्यधिक शहरीकरण को रोकना। बहुत तेज से शहरीकरण हो रहा है क्योंकि लोग गाँव से शहर में जाके बस रहे हैं, तो शहरीकरण बहुत तेज हो रहा है। इसके लिए जनसंख्या और संसाधनों का संतुलन बनाए रखना, क्योंकि जब शहर में लोग जाएंगे तो वहाँ
पे महंगाई बढ़ेगी, वहाँ पे जो सुविधाएं वो बढ़ेंगे, क्योंकि जनसंख्या दबाव वहाँ पे बढ़ेगा। तो ये प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, 2 पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे है नाभिकीय ऊर्जा क्या है, भारत में प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा के केंद्र का नाम बताना है। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है ये समझना है। तो देखिए, नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु नाभिक के विखंडन और संलयन से उत्पन्न होता है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। अब यहाँ पे परमाणु नाभिक मतलब क्या, विखंडन का मतलब ये होता है कि जब एक परमाणु से 2 परमाणु अलग हो जाते हैं, जब एक परमाणु से जब अलग परमाणु हो जाते हैं, टूटकर बिखर जाते हैं कई सारे परमाणु, तो उसे विखंडन कहा जाता है। यानी आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, जब कोई लड़का किसी लड़की से अटैच होता है, ठीक है, जब कोई लड़का किसी लड़की से अटैच होता है, प्रेम होता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है, उनके अंदर सेंसेशन होता है। तो जो प्रक्रिया होगी, चाहे वो जुड़े तब कुछ ना कुछ होगा, और जब दिल टूटेगा तब भी कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब ये है कि जब विखंडन होगा, जब दोनों अलग होंगे तो कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी रिलीज होगी। भाई दुख होगा, गम होगा, टेंशन होगी, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। इसका मतलब ये है कि जब दो लोग आपस में अलग होते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऊर्जा रिलीज होती है, ठीक है। और संलयन कब होता है, जब 2 लोग आपस में मिलते हैं, यानी जब परमाणु आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो उसके बाद जो है मिलने से भी कुछ ना कुछ होता है। तो ध्यान रखिएगा, मिलने से, संलयन का मतलब मिलना और विखंड का मतलब टूटकर अलग होना। इन दोनों प्रक्रिया में, यानी जब मिलेंगे तब और जब बिछड़ेंगे तब, दोनों प्रक्रियाओं में कुछ ना कुछ ऊर्जा रिलीज होती है, और उसी ऊर्जा से परमाणु ऊर्जा या नाभिक ऊर्जा तैयार की जाती है। ठीक, सिंपल भाषा में, कोई रट्टा मार नहीं है, आराम से समझ के अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इसे परमाणु ऊर्जा भी कहा जाता है, नाभिकीय ऊर्जा भी कहा जाता है, आणविक ऊर्जा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वह थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देगा। भारत में नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत हैं, तो यहाँ पे तारापुर भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। यहाँ से 1 नंबर बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो है भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो जवाब होगा तारापुर। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद है कुडनकुलम, जो तमिलनाडु में पड़ता है, और ये सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है कुडनकुलम, तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद कैगा है, कर्नाटक में पड़ता है, और नरोरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये मानचित्र में पूछा जाता है, और रावतभाटा राजस्थान में है, और कलपक्कम है तमिलनाडु में। छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। तो मान लीजिए जो है एक जो है तारा नाम की लड़की है, थोड़ा गौर फरमाएंगे, इस लड़की का नाम है तारा नाम की लड़की है, और रावत नाम का एक लड़का है, ठीक है, रावत नाम का एक लड़का है, और दोनों की मुलाकात नहीं हो रही है। तो दोनों पेपर चल रहा, तो मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने वादा किया कि जो है कब मिलोगे। तो तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे। कल क्या करेंगे, कल पक्का मिलेंगे। फिर बोले क्या लाओगे मेरे लिए, तुम्हारे लिए परौरा और कांकर लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, परौरा का मतलब परवर होता है, ठीक है, परौरा लेकर आएंगे, और क्या लेकर आएंगे, कांकर लेकर आएंगे। तो देखिए यही नाम है, समझ जाइए आसानी से। देखिए तारा रावत से बोली तो तारापुर हो जाएगा, और तारा रावत से बोली रावतभाटा हो जाएगा, परौरा एज ए नरौरा हो जाएगा, और कांकर यानी काकरा पारा हो जाएगा। तो कुछ तो आपको याद हो जाएगा, एक तो तारापुर याद हो जाएगा, दूसरा नरौरा, रावतभाटा, और कल पक्का मिलेंगे, तो देखिए कल पक्का मतलब कल पक्कम हो जाएगा, मिलना यानी तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु। इसमें देखिए अगर ये हटा देते हैं तो देखिए मिलना बचेगा इसमें, ठीक है, तो तमिलनाडु, कल पक्का मिलेंगे। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण क्या है, तो जल प्रदूषण के जो प्राकृतिक कारण है भैया वो क्या है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आइए समझते हैं। जल प्रदूषण तब होता है जब जल स्रोतों में अवांछित तत्व घुल जाते हैं। अवांछित तत्व जो वो होते हैं, जो कूड़े करकट कचरे होते हैं, ये सब अवांछित तत्व होते हैं, ठीक है। इससे प्राकृतिक कारण निम्नलिखित हैं, जैसे देखिए मृदा अपरदन। मृदा जब अपरदन होता है तो वर्षा और बाढ़ के कारण जो है मिट्टी होता है जल में जो है मिलकर गाद बढ़ा देती है, और फिर जो जल होता है वो दूषित हो जाता है। तो मृदा अपरदन कारण जो है जल दूषित होता है, पहला पॉइंट। दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा, राख, अन्य जो चीज़ें होती हैं वो जल में जाके जो है घुलित हो जाती हैं और दूषित हो जाती हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें देखिए प्राकृतिक पूछा है, तो प्राकृतिक में ये 2 पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं। 2 नंबर का है 2 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि और भी आगे आपको लिखना है, इसलिए टाइम का ध्यान रखिएगा।
और जो भी जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है उसी प्रकार से आंसर देना है। क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं सतत पोषणीय विकास की संकल्पना क्या है। एकदम समझिए कि आपके दिमाग में अभी मैं फिट करने वाला हूं, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी सेंटेंस में मैंने यहाँ पे आसान शब्दों में लिखा है जिससे आप आसानी से कम समय में अच्छे से याद कर सकें। पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे भैया, लेकिन ध्यान रखिएगा, बस पढ़ते चले जाएंगे और आप सुनते चले जाएंगे, क्या सुने कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए समझ के अगर पढ़ लेंगे तो आपको कुछ लंबे समय तक याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास। देखिए सतत का मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी जो आप काम कर रहे हो लगातार चलता रहे। जैसे सतत मतलब जो आप इस बार पढ़ लिए हो ना, ये आपको कम से कम कुछ लंबे समय तक याद रहे, 10-15 दिन 20 दिन कुछ दिन याद रहे। सतत मतलब यही होता है कि आपको कुछ दिन तक याद रहे। ठीक है, और पोषणीय मतलब जो हम पोषण करते हैं, जो हम उपयोग करते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं। और विकास यानी डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो इसमें लिखेंगे कि सतत पोषणीय विकास वह प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। जब प्रोसेस है, प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है? जब वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन का संरक्षण करना सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं आपको। मान लीजिए एक पेड़ है, मान लेते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में समझते हैं। एक पेड़ है मान लेते हैं, इस पेड़ का मान लीजिए जो है आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैं और आप जो है इस पेड़ का उपयोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ से फल ले रहे हैं, यहाँ से लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ से जो है आप इसका ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, तो आप इसका उपयोग पूरी तरह से कर रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि आपकी आने वाली पीढ़ी, मान लेते हैं आपकी आने वाली पीढ़ी अगर इस पेड़ का भी उपयोग कर लेती है, तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है कि आप वर्तमान की अवस्था में है। ठीक है, आप वर्तमान हैं, वर्तमान में आप इस पेड़ का उपयोग कर रहे हैं और भविष्य के लिए भी बचा के रख रहे हैं। भविष्य मतलब ये आपके जो पीढ़ी आने वाली है, तो इसका मतलब ये है कि आप वस्तु का संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी अगर उसी भी वस्तु उसी संसाधन का उपयोग कर ले तो उसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। क्योंकि इस चीज में क्या हो रहा है कि पेड़ जो है वो आप भी उपयोग किए हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी अगर इसको उपयोग कर रही है तो उसे सतत विकास कहा जाएगा। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ सिद्धांत यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायग्राम भी बना सकते हैं। पूरा परफेक्ट नंबर मिलेगा दोस्तों, एक नंबर भी नहीं कटेगा। पर्यावरण संतुलन लिखा है यहाँ पे, देखिए पर्यावरण संतुलन के लिए प्राकृतिक संसाधनों को विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंधाधुन उपयोग किया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब वो ऊर्जा जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। ये खत्म हो जाएगा तो इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम जो है और प्राकृतिक गैस, इनका उपयोग करने से ये खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे संसाधन को उपयोग करना है जो हमें उपयोग कर लें, हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसको उपयोग कर ले। उस प्रक्रिया को सतत विकास कहा जाता है। सिंपल। ठीक है, चलो भैया आगे बात करते हैं, फटाफट देख लेते हैं जल संभर प्रबंधन क्या है। जल संभर प्रबंधन की बात हो रही है, तो जल मतलब आप भाई पीने को पानी समझ में आ रहा है। संभर का मतलब क्या होता है? संभर का मतलब होता है कि किसी भी जो हमारा जल है उसको ऐसे जगह पे हमें इकट्ठा करना है जिसका हम उससे मैनेजमेंट कर सके। जैसे मान लो एक बाल्टी है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक बाल्टी है, आप क्या किए हैं, इस बाल्टी में पानी जो है यहाँ पे आप यहाँ पे भर दिए, ठीक है, पानी आप यहाँ भर दिए हैं। तो पानी आप बाल्टी में भरे हैं तो बाल्टी में सुरक्षित पानी है, यानी संभर है। संभर का मतलब ऐसा स्रोत है जिसमें पानी को हम प्रबंधन यानी भर सकते हैं और उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, वो संभर हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं जल संभर प्रबंधन जल स्रोतों के संरक्षण एवं सतत विकास के उपयोग की प्रक्रिया है जिसमें जल उपलब्धता और सुधार को किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जल संचयन जो है भूजल पुनर्भरण, नदियों में, तालाबों में, झीलों में संरक्षण में, इसमें जो है हम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे नदी, तालाब, झीलों में हम पानी को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर उसको दूषित ना किया जाए तो वहाँ पे भी सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि नीले कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? नीले कॉलर या लाल कॉलर में से दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, दोनों ध्यान रखेंगे। तो बात करें अगर
पहले नीले कलर की, तो नीले कलर श्रमिक वो कलर श्रमिक होते हैं, वो श्रमिक होते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं, शारीरिक मतलब मेहनत करते हैं, अपने शरीर से ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे कारखानों में, निर्माण स्थलों पर, मशीनों से संचालन आदि में काम करते हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे फैक्ट्री में वर्कर होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, मैकेनिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो नीले कॉलर श्रमिक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो लोग जो है अपने शरीर से ज़्यादा श्रम करते हैं। ठीक है, जैसे एक टीचर है, एक टीचर क्या करता है, अपने मानसिक से मेहनत करता है। ठीक है, और एक जो मजदूर है, जो किसान है, वो शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ चुका होगा। आगे है पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज पल्ली बस्ती भैया। ठीक है, देखिए पल्ली बस्ती होता क्या है, तो आप मैं सिंपल भाषा में समझिए, आपको मैं अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। आपका मान लीजिए कोई गांव है, ठीक है, अगर गांव से रहते होंगे तो ज़्यादा समझ में पाएंगे इसको। गांव में देखिए छोटे छोटे पुरवे बने होते हैं, छोटे छोटे पुरवे बने होते हैं, उसमें एक कस्बा होता है। ठीक है, पुरवा होता है उसमें। अब पुरवा का अलग अलग नाम दे देते हैं। ठीक है, उसमें एक नाम दे देते हैं कि मान लो ये ए है, ये बी है, जो भी आपके पूर्वे का नाम होगा, ये सी है। तो ये जो नाम हो, इस प्रकार नामकरण जो किए जाते हैं। अब एक ही गांव होता है, लेकिन उसके जब कस्बे अलग अलग होते हैं तो उसे पल्ली बस्ती के नाम से जाना जाता है। एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जो गांव में छोटे छोटे पुरवे होते हैं, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उसी को पल्ली बस्ती कहा जाता है। कोई रट्टा मार नहीं दोस्तों, बस केवल अंडरस्टैंडिंग है, केवल समझने वाली बात है। लोग रटवाते हैं, लेकिन यहाँ पे रटना नहीं है। आप समझ जाइए, एक बार अपनी भाषा में ले देंगे ना, तब भी एग्जामिनर खुश होकर पूरा नंबर आपको देगा। और जो भी मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप अपनी कॉपी में बना देंगे ना, तो भैया कसम गंगा मैया की आपको पूरा बेहतरीन नंबर मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर को क्या चाहिए, डायग्राम, फिगर, कोटेशन, मैपिंग, इन सब का प्रयोग करके आंसर को परफेक्ट बनाइए। यूपी बोर्ड ने खुद निर्देश जारी किया था कि अगर अपने आंसर को आप फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैपिंग, कोटेशन, इनका इस्तेमाल करके लिखते हैं ना, आपका कॉपी सबसे अलग होता है। और जब अलग होता है तो उस पर नंबर मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप गाना वायरल देखते हैं, जो वायरल होता है, तो वायरल क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें कुछ अलग होता है, कुछ नया होता है, तभी वायरल होता है। आप टॉपर तब बन सकते हो जब अपनी कॉपी को आप थोड़ा अलग लिखोगे, तभी टॉपर बन सकते हो। कुछ नया करना है, बैल की तरह, भीड़ की तरह भीड़ नहीं बनानी है भैया, कुछ अलग पहचान बनानी है, तो आपको अलग कॉपी लिखनी होगी। देखिए छोटे छोटे जो घर के समूह की बस्तियां होती है ना, उसी को जो है पल्ली बस्ती के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पे इसे नगड़ा, नल्ला, पल्ली ऐसे नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो मुख्यतः काम होता है कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग होता है। बस काम इतना कर देंगे। 2 नंबर एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, 1 नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 50 शब्दों में लिखना होगा, 4 नंबर मिलेगा। 50 शब्द में लिखने का कहा गया है, लेकिन दोस्तों आप पूरा 1 पेज में लिखिएगा, आपको एग्जाम में पूरा नंबर देगा। ध्यान रखेंगे, 1 पेज में पूरा लिखिएगा, पूरा एग्जाम में 4 नंबर देगा। अगर आप थोड़ा सा लिख देंगे तो आपको दिक्कत होगी, हो सकता पूरा नंबर ना मिल पाए। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भारत में अभ्भरक वितरण का विवरण दीजिए। अभ्भरक वितरण का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूट, कहाँ कहाँ बटा है, यानी भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है अभ्भरक, ये बताना है। उसके बारे में विवरण दीजिए, मतलब बताइए कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये समझाना है। और दूसरी बात, अगर आपको 4 में 4 चाहिए तो एक कमाल का काम और करना है, बहुत ही नेक काम करना है। जैसे पूछा है ना, भारत में अभ्भरक के वितरण का विवरण दीजिए, तो दोस्तों छोटा सा यहाँ पे ऐसे छोटा सा एक भारत का आप मैप बना लीजिए। ठीक है, छोटा सा भारत का ऐसे जो है एक मैप बना लीजिए। टूटा फूटा बना लेंगे तभी कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। ऐसे बना लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे करके समथिंग ऐसे आप बना लीजिए। ठीक है, ऐसे बना के जो है आप उसमें भर दीजिए। मैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे बना रहा हूँ, हाथ से बनाता भाई बोर्ड पे तो अच्छे से बना देता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप इस प्रकार से भर लेंगे और इसमें जो है दर्शा देंगे कि यहाँ झारखंड है, ठीक है, यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे जो है ज़्यादातर, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर ज़्यादातर अभ्भरक उत्पादन होता है। कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, विश्वास करिए, भरोसा करिए, एग्जामिनर 100% पूरा नंबर देकर जाएगा, क्योंकि आपने वो किया है जो और नहीं कर रहे हैं। मैपिंग के द्वारा आपने समझाया है। और आपको बता दूं कि भूगोल अगर विषय पढ़ते हैं ना, तो मैप जो होता है, मैप, ये मैप उसकी आत्मा कहलाती है भूगोल की। इसलिए अगर मैपिंग कर देंगे ना, तो इससे बेहतरीन काम कुछ नहीं होने वाला है। एग्जामिनर 4 में 4 नंबर देगा, पूरा मैथ की तरह नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप इस तरह से प्रेजेंट कर देंगे तो।
ठीक है। इसके बाद है मानव की प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। अगला है गहन निर्वाह कृषि या विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में अंतर बताइए। या फिर जो है पूछेगा क्वेश्चन प्राथमिक गतिविधियां और द्वितीयक गतिविधियां में अंतर पूछ सकता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, और फिर इसके बाद भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी समस्याओं के बारे में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए इनका आंसर भी देखते हैं, क्योंकि आंसर भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले माइका के बारे में। इसको माइका बोलते हैं, अभ्रक। अभ्रक में अभी आपको दिखाऊंगा, आप देख पाएंगे कि अभ्रक कैसा होता है। तो अभ्रक की बात करें तो पहले देखिए, अभ्रक एक महत्वपूर्ण खनिज है। पहला पॉइंट, अभ्रक एक खनिज है। और कैसा खनिज है आप कमेंट करके बताइएगा, धात्विक है या अधात्विक है। ठीक है, इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में, सौंदर्य प्रसाधन में, औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। अब देखिए, विद्युत उपकरणों में जो खंभे होते हैं ना, जो खंभे होते हैं, उस खंभों में जो है आप देख पाएंगे कि खंभों में जो है, जो खंभा होता है उसमें जो है काले काले पत्थर लगे होते हैं ना, काले काले पत्थर लगे होते हैं। आप देखे होंगे काले काले जो है पत्थर लगे होते हैं, वही पत्थर जो है उसमें माइका अभ्रक का बना होता है। ठीक है, जो काले काले पत्थर लगे होते हैं बिजली के खंभों में, बड़े बड़े जो खंभे होते हैं वो काले काले पत्थर अभ्रक के बने होते हैं। तो वही पे कहा रहा है कि विद्युत उपकरण, ठीक है, विद्युत उपकरण। इसके बाद जो है सौंदर्य प्रसाधन में बहुत सारे सजावटी के सामान आते हैं, उसमें भी अभ्रक के इस्तेमाल किए जाते हैं। औद्योगिक उत्पाद होते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारत अभ्रक उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश माना जाता है। और भारत में अगर बात करें तो झारखंड, बिहार में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन होता है। झारखंड, बिहार की बात करें यहाँ पे, और हालांकि राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, यहाँ भी आपको जो है इसका खनन किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे कि यह खनिज भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो बात होगी अभ्रक के बारे में, थोड़ा सा परिचय के बारे में। ठीक है, अब इसके वितरण के क्षेत्र यहाँ पे लिखेंगे। तो प्रमुख जो खनन क्षेत्र हैं, जैसे झारखंड है, तो झारखंड में जो है आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इसमें पूछा है कि ना वितरण का विवरण दीजिए, तो विवरण भी देना है। सबसे अधिक जो है अभ्रक उत्पादन होता है गिरिडीह में, कोडरमा में, हजारीबाग में, यहाँ पे जो है उत्पादन होता है। ठीक है, अगर आपको ये सब याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। आप झारखंड ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बिहार की बात करें तो गया है, नवादा जिला है, यहाँ पे इसका खनन किया जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भीलवाड़ा है, उदयपुर है, अजमेर है, यहाँ पे उच्च गुणवत्ता का अभ्रक जो है उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में ध्यान रखेंगे, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर। इसके बाद तो यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश, नेल्लोर जिला बहुत ही प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। नेल्लोर जिला इंपॉर्टेंट है, अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपके पेपर में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में थोड़ा कम होता है, लेकिन जो है यहाँ भी उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना लिखेंगे और इसके बाद जो है आप मैपिंग कर देंगे तो आपको पूरा बढ़िया नंबर दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने भी आपको बताया कैसे मैपिंग करनी है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मानव का प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मानव का प्राकृतिकरण आखिर ये क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली जो विचारधारा है उसे मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। इसे संभववाद के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब क्या है, सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा, इतना सेंटेंस समझिए, प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा, अपेक्षा का दरकिनार कर दिया गया है किसको, प्राकृतिक शक्ति को। ठीक है, यानी जैसे मान लो कि ऐसे मान लो नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है। अब इस नदी प्राकृतिक धारा है, लेकिन इसमें जो है अगर मानव बांध बना दे, इसमें मानव अगर बांध बना दे तो प्राकृतिक शक्तियाँ कहाँ रहेगी फिर, क्योंकि मानव बांध बना के पानी को रोक सकता है और रोक कर दूसरे नहर निकाल सकता है, वहाँ से किसी और मोड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्राकृतिक शक्तियाँ अब कुछ भी नहीं है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा, पहला पॉइंट। दूसरा, मानव शक्तियों की प्रधानता। देखो, प्राकृतिक शक्तियों को दरकिनार कर दिया गया और मानव को मुख्य बताया गया, क्योंकि जो नदी बह रही है ना, इस नदी पर मानव ने बांध बना दिया, तो अब बांध बनाने के बाद मानव पानी को रोककर दूसरी जगह पे टर्न कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मानव कौन हो गया है, प्रधान हो गया है, मानव मुख्य हो गया है। और इस प्रधानता को स्वीकार करने जो विचारधारा है, विचारधारा का मतलब थॉट, किसी की विचार है, किसी की जो है ये सोच है क्या, यही मानव का प्राकृतिकरण, और इसी को मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। इसे संभववाद कहा जाता है, क्योंकि नदी बह रही है, तो नदी के पानी को रोकना संभव नहीं था, लेकिन मानव ने जब संभव कर दिया तो इसीलिए इसे संभववाद के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट।
ठीक है, आगे देखिए, मानव के प्राकृतिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने अनुकूल वातावरण खुद बनाता है। यानी अपना खुद वो काम करता है, प्रकृति पर निर्भर ना होकर मानव खुद अपना संभावनाएं उत्पन्न करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, कहना यह चाह रहा है कि भैया इसमें जो मानव है ना वो सर्वशक्तिमान है, मानव जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है और मानव अपनी संभावनाएं खुद विकसित करता है, मानव प्रकृति पर आश्रित नहीं है। हाँ, बस इतना है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और उपयोग करके अपना खुद वातावरण बनाता है, अपना खुद जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो प्रकृति पर निर्भर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इसके बारे में लिखेंगे और यहाँ पे इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं कि प्रारंभ में मनुष्य प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे वो मनुष्य जो है अपने आप में सक्षम हो गया। शिकारी था, वो शिकार करता था, संग्राहक था, यानी संग्राहक समाज का मतलब कि भोजन इकट्ठा करना और फिर मिल बांट के खाना समाज में, इस प्रकार से प्रथा चलती थी। लेकिन कृषि, औद्योगिकरण और तकनीकी विकास से प्राकृतिकरण का भी तेजी हुआ है और इसमें नदी पर बांध बनाना, जंगलों की कटाई, शहरीकरण आदि भी इसके उदाहरण माने जाते हैं। हालांकि अतिदोहन से पर्यावरण समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन इसमें मानव सर्वशक्तिमान होता है और अपनी संभावनाएं खुद विकसित करता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस को लिखेंगे, पूरा बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताना है। तो गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत अनाज कृषि के बारे में बताना है। तो चलिए एक एक छोटा छोटा परिभाषा देखते हैं इसमें। पहले बात करते हैं इनकी परिभाषा में कि गहन निर्वाह कृषि क्या होती है और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या होती है। तो देखिए इसमें लिखेंगे पहले कि गहन निर्वाह कृषि, इसमें छोटे किसान जो होते हैं वो छोटे भूखंडों पर अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का मिश्रण उपयोग करते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए गहन निर्वाह कृषि का मतलब कि अगर मान लो एक खेती है, ठीक है, उस खेती पर अत्यधिक उत्पादन किया जा रहा है। गहन मतलब क्या होता है, गहन का मतलब घना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो गहन का मतलब घना, यानी जब किसी भी खेत में ज़्यादा उत्पादन किया जाए तो उसे गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। निर्वाह का मतलब क्यों कहा गया, क्योंकि अपने जीवन यापन के लिए किसान जब अत्यधिक उत्पादन करता है तो उस प्रक्रिया को गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। ठीक है, ये समझ जाएंगे, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इसके बाद विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। देखिए विस्तृत का मतलब होता है बड़े क्षेत्र में, जैसे विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन जब लिखोगे तो छोटा लिखोगे कि बड़ा लिखोगे, भैया जवाब होगा कि बड़ा लिखेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि विस्तृत मतलब बड़ा और वाणिज्यिक मतलब क्या होता है, व्यापार करना। यानी हम ऐसे अनाज की कृषि करेंगे जो व्यापार के लिए हो और बड़े क्षेत्रों में करना है। ठीक है, यानी अगर मान लो कोई 10 बीघा में जो है गन्ना उत्पादन करता है, या 10 बीघा में चावल उत्पादन करता है, या 10 बीघा में गेहूं उत्पादन करता है, तो 10 बीघा में उत्पादन करने का आशय ये होता है कि वो वाणिज्य यानी व्यवसाय के लिए कर रहा है। अगर कोई 5 बिस्सा, 1 बिस्सा या फिर जो है 1 बीघे में खेती कर रहा है तो अपने जीवन यापन के लिए करता है। दोनों में अंतर इतना है कि ये अपने जीवन यापन के लिए किया जाता है, ये व्यापार के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए आगे, यह बड़े खेतों पर कम श्रम के साथ मशीनों द्वारा किया जाता है, उसमें अनाज उत्पादन पर आधारित होता है। इसमें जो है मुख्य उद्देश्य ये होता है कि व्यवसाय के लिए उसका उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा उदाहरण में। अब आगे बात करते हैं क्षेत्र और भूमि उपयोग। इसको हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं और ऐसे डिवाइड करके भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लीजिए और एक एक पॉइंट आप यहाँ पे बताते चले जाइए, इस प्रकार से बताते चले जाइए। ठीक है, ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्षेत्र और भूमि उपयोग का मतलब ये है गहन निर्वाह कृषि में भी लिखेंगे छोटे खेतों में अत्यधिक उपज पैदा करने के लिए जोर दिया जाता है। पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बड़े भूखंडों पर खेती की जाती है, इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। यानी बड़े क्षेत्रों में की जाती है, भले से उत्पादन कम हो लेकिन व्यवसाय के लिए उद्देश्य से किया जाता है। आगे इसमें तीसरा है कौन कौन से फसल आ सकते हैं। तो फसल में गहन निर्वाह कृषि में चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दाल, ये सब आ जाएगा। विस्तृत में गेहूं, मक्का, जौ, ओट्स या फिर गन्ना या फिर चाय या फिर और जो चीज़ें होती हैं जो व्यवसाय के लिए की जाती हैं उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है तकनीकी श्रम की बात करें तो उसमें लिखेंगे इसमें गहन निर्वाह कृषि में श्रम प्रधान
प्रधान होता है, पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। और विस्तृत में, क्योंकि इसमें बड़े क्षेत्रों में किया जाता है तो उसमें मशीनों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है और ट्रैक्टर, बहुत सारे जो कृषि यंत्र होते हैं उनका इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें कहाँ कहाँ होता है, तो गहन निर्वाह कृषि भारत, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में होता है। और विस्तृत अनाज जो कृषि होती है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना यहाँ पे होता है, क्योंकि ये लोग व्यवसाय के लिए करते हैं। ठीक है, सिंपल है, अच्छे समझ सकते हैं। आगे क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में अंतर बताइए। प्राथमिक क्रिया क्या होती है और द्वितीयक क्रिया क्या होती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको समझने की प्रयास करेंगे। तो पहले इसकी छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं कि प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक गतिविधियाँ क्या होती है। अब इसके बाद जो है फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। तो उत्तर देखिए, प्राथमिक गतिविधियां वे आर्थिक क्रियाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होता है। सिंपल है कि जो हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं, वे संसाधन जो हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक गतिविधियां। पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, द्वितीयक गतिविधियां में वे गतिविधियां जो कच्चे माल को प्रसंस्करण कर उपयोगी उत्पाद में बदलते हैं। प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मान लीजिए गेहूं है, ठीक है, गेहूं है, अगर गेहूं से आटा बना दिया जाए तो इसे प्रसंस्करण कहा जाएगा, क्योंकि गेहूं से आटा बदलने की प्रक्रिया को प्रसंस्करण कहा जाता है, यानी उसको किसी दूसरे उपयोगी वस्तु में बदलना प्रसंस्करण कहलाता है। ठीक है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से अगर ईंट बना दिया जाए, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ईंट महंगा होता है कि मिट्टी, आपका जवाब होगा ईंट महंगा होता है। तो प्राथमिक जो उत्पाद होते हैं उसकी कीमत कम होती है, जो द्वितीयक उत्पाद होते हैं उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लागत भी प्रभावित होता है। ठीक है, आगे प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो उसमें देखिए प्राथमिक क्षेत्र में लिखेंगे, इसमें कृषि, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी, वानिकी मतलब वन से जो लकड़ी को प्राप्त करते हैं, ये सब हो जाएगा। द्वितीयक गतिविधियों में बात करें इसमें निर्माण उद्योग, कारखाने, ऊर्जा उत्पादन, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, आगे देखिए संसाधनों का उपयोग। प्राथमिक गतिविधियां में क्या होता है, इसमें सीधे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, पहला ये। दूसरा, इसमें प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल तैयार करके उन्हें उत्पादन में बदला जाता है। जैसे कपास है, कपास क्या होता है, कृषि में उत्पादन होगा, फिर कपास से जो है कपड़ा बनेगा, तो कपड़ा क्या है, ये द्वितीयक क्रिया है, कपास क्या है, प्राथमिक क्रिया है। सिंपल। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है श्रम और तकनीकी। श्रम और तकनीकी की बात करें तो इसमें प्राथमिक गतिविधियां में श्रम प्रधान होता है और कम यंत्रीकृत होता है। कहने का मतलब इसमें मजदूर ज़्यादा होते हैं, काम हाथ से किए जाते हैं, लेकिन द्वितीयक में इसमें मशीनों और तकनीकों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, आगे है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में इसमें लिखेंगे कि जो है प्राथमिक गतिविधियां जीविका आधारित होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा की जाती हैं, और जो द्वितीयक होती हैं ये औद्योगिक और शहरी विकास में ज़्यादा सहायक होती हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भौगोलिक क्षेत्र में कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, तो भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पे प्राथमिक गतिविधियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और वहीं द्वितीयक गतिविधियाँ की बात करें तो अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, ऐसे जो क्षेत्र हैं जो थोड़ा सा विकसित की श्रेणी में आते हैं, उनमें जो होते हैं द्वितीयक क्रिया ज़्यादा होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं, इसमें निष्कर्ष लिखना चाहिए, लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पे भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ रही है। सबसे पहले आप समझिए कि जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। तो सिंपल भाषा में अगर हम आपको समझाऊं तो बस आप इतना समझ जाइए, मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, एक क्षेत्र है, यहाँ पे मान लीजिए जो है इस क्षेत्र में 500 लोग रहते हैं, ठीक है, 500 लोग रहते हैं, और फिर इसके बाद जो है 5 साल बाद फिर उसी क्षेत्र में 5 साल बाद इसी क्षेत्र में अगर जनसंख्या बढ़कर अगर यहाँ पे 5000 हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। अगर ये 50,000 हो जाए ना तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, किसी भी एक क्षेत्र में, ठीक है, उस क्षेत्र में एक निश्चित समय में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, और वृद्धि हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक का मतलब देखिए यहाँ वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि मतलब बढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल है। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं कि क्या कारण है। पहला, जन्म दर उच्च होता है, यानी उच्च जन्म दर होता है। सामाजिक मान्यताओं और परिवार नियोजन की कमी के कारण जन्म दर उच्च होता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है, पहला पॉइंट। दूसरा है मृत्यु दर में कमी, चिकित्सा सेवाओं में तेज से वृद्धि हुआ है, विकास हुआ है और पोषण में सुधार हुआ है, जिससे जो है मृत्यु दर कमी आई है, तो जनसंख्या
ऑटोमेटिक बढ़ रही है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट है कृषि पर निर्भरता। आर्थिक श्रम शक्ति की आवश्यकता के कारण बड़े परिवार जो है अभी भी कृषि पर निर्भर होते हैं, जिसके कारण लोग यहाँ पे जनसंख्या भी बढ़ती रहती है, क्योंकि लोग ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में वो शिक्षित नहीं होते हैं और परिवार नियोजन जैसी प्रक्रिया वो अपनाते नहीं हैं, जिसके कारण जो है ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। सामाजिक और धार्मिक कारण, कुछ समुदाय में अधिक बच्चों की जो है परंपरा होती है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो मान्यताएं ऐसी होती हैं जो हमारी पारंपरिक मान्यताएं हैं उसको भी लोग लेकर चलते हैं, तो ये भी इसमें कारण माना जाता है। अगला है शिक्षा और जागरूकता की कमी, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक, उसका अनदेखा कर देते हैं और अनदेखा करने के बाद वहाँ फार्मूला खुद का लगाते हैं, हम दो हमारे 10 या हम दो हमारे 5, ऐसा फार्मूला अपनाते हैं। तो ये सब जनसंख्या वृद्धि का कारण माना जाता है। अगला है शहरीकरण और प्रवासन। शहरीकरण और प्रवासन का मतलब ये होता है कि जब किसी स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाकर बस जाते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या दबाव ज़्यादा हो जाता है, तो उससे जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा तो जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नगरीकरण, नगरीय अपशिष्ट निपटान की समस्याएं होती हैं। अपशिष्ट मतलब कूड़ा कचरा, जो नगर में कूड़ा कचरा फैल रहा है उससे निपटाने के लिए क्या समस्याएं हैं। ठीक है, उसका समस्याएं क्या हैं, उसको कैसे क्या किया जाए, तो देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे है अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, मतलब कचरे निपटान के लिए आधुनिक सुविधाओं की कमी है और शहरों में जहां पाते हैं वहीं कचरा जो है फेंक देते हैं, तो इस प्रकार से वहां पे अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का मतलब ये कि कचरा फेंकने का जगह नहीं है, कचरा जो है जहां पाएंगे वहीं फेंक देंगे, किसी के ऊपर फेंक देते हैं, किसी के जो है गेट के सामने फेंक देते हैं, तो ये जो है वहाँ पे प्रबंधन की कमी देखने को मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा है अत्यधिक जनसंख्या दबाव, जिन क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, जैसे कि शहरों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, भाई जनसंख्या ज़्यादा तो कचरा ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई लोग अपना जो है आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति करेंगे, फिर जो कचरा बचेगा वो कहाँ फेंकेंगे, क्या करेंगे कचरे को, घर में थोड़ी कोई रखे कचरा लगता है, तो भैया क्या करेंगे, रोड पे फेंकेंगे या इधर उधर फेंक देंगे, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो कचरा भी बढ़ेगा, सिंपल है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है खुले में कचरा फेंकना। ये भी एक समस्या है कि खुले में लोग कचरा फेंक देते हैं और फिर इसके बाद जो है पुनर्चक्रण निपटान में प्रणाली में अभाव देखने को मिलता है। और आगे देखिए अपशिष्ट पृथक्करण की कमी। अपशिष्ट पृथक्करण की कमी मतलब ये कि गीले और सूखे कचरे जो हैं अलग अलग निपटान होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में, कहीं पे देखा होगा आपने कि एक डब्बा होता है, ठीक है, एक डब्बा होता है, उस डब्बे में उसमें लिखा रहता है कि यहाँ पे सूखा कपड़ा डालिए, ठीक है, और एक डब्बा होता है जहाँ पे लिखा होता है कि आप इसमें जो है गीले कपड़े डालिए, तो इस प्रकार से लिखा होता है। तो ऐसे बहुत जगह पे नहीं होता है, ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये भी एक तरह से समस्या है इसके लिए। ठीक है, आगे है जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। कचरा जल स्रोत और वायुमंडल के दूषित होने से जल भी दूषित होता है और वायु भी दूषित होता है, तो ये भी एक तरह से समस्या है। नेक्स्ट है स्थानीय प्रशासन की अक्षमता। स्थानीय प्रशासन की अक्षमता का मतलब है कि नगर निगम द्वारा अपशिष्ट जो है प्रबंधन की लापरवाही होती है और कचरा सही तरीके से जो है उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग वहाँ पे फेंक देते हैं और कचरा जो है फैलता रहता है, जिससे समस्या उत्पन्न होती रहती है। ठीक है, निष्कर्ष में लिखना चाहते लिख सकते हैं, कोई जरूरत इसकी नहीं है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में इस प्रकार से आपका 150 शब्द होगा, 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 से 2.5 प्लस पेज में आपको आंसर देनी है। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, या फिर पूछेगा कि ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए, या फिर ग्रामीण बस्तियों की जगह पूछ लेगा नगरीय प्रतिरूप। ठीक है, तो नगरीय जो प्रारूप हैं उनके बारे में पूछ लेगा, नगरीय प्रारूप, या फिर जो है प्रकारों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में बताना है, या फिर पूछ लेगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट इनका भी आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जल प्रदूषण से तात्पर्य जल स्रोतों में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति से होता है, जो इससे मानव अन्य जीव भी अनुपयोगी बना देता है, और उसके कई सारे प्रमुख कारण दिए गए हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि जो जल होता है, स्वच्छ जल में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, जिससे जल दूषित हो जाता है, और उससे जो मानव है, जो अन्य जीव हैं जो उसका उपयोग करते हैं, वो भी कहीं कहीं प्रभावित हो जाते हैं। तो इसके क्या कारण हैं जो जल दूषित होता है। ठीक है, पहला कारण इसमें लिखेंगे
औद्योगिक कचरा। औद्योगिक कचरा का मतलब ये है कि उद्योगों से निकलने वाले रासायन भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा और विषैले पदार्थ जल स्रोतों में मिलकर प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जिससे प्रदूषण फैलता चला जाता है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, औद्योगिक कचरा, यानी उद्योगों से निकलने वाले जो कचरे होते हैं वो जल प्रदूषण फैलाते हैं। सिंपल। ठीक है, आगे है दूसरा पॉइंट, कुछ यहाँ पे है नेक्स्ट, कृषि अपशिष्ट। कृषि अपशिष्ट का मतलब ये है कि कीटनाशक दवाएं जो होती हैं, जो उर्वरक होते हैं, जो खाद वगैरह होती हैं, रासायनिक उपयोग करने से मिट्टी की जो मिट्टी होती है, मिट्टी से बहकर नदियों झीलों में चला जाता है, जिससे दूषित जल हो जाता है। तो कृषि में विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कीटनाशक दवाएं होती हैं, जो लोग छिड़काव करते हैं, ये सब जो है बारिश होगी तो बारिश के बाद जो है बहकर नदी में पानी जाएगा, फिर पानी क्या होगा, दूषित हो जाएगा। ठीक है, अगला है जो घरेलू मल जल है। घरेलू मल जल का मतलब जो घरेलू अपशिष्ट पदार्थ हैं, शहरों और गांव में जो मल जल यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उचित निपटान न होने के कारण यह जल स्रोतों के माध्यम से जो है जाके जल में फैल जाता है और फिर इसके बाद प्रदूषण फैलाता है। यानी सिंपल भाषा में कह सकते हैं, घरेलू से निकलने जो कचरे होते हैं, वो भी कचरे जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी जल में मिलकर जल को दूषित कर देते हैं। सिंपल। ठीक है, चलिए चौथा नंबर के बाद क्वेश्चन, चौथा पॉइंट देखिए यहाँ पे, प्लास्टिक और ठोस कचरा। प्लास्टिक और ठोस कचरे का मतलब ये कि नदियों और समुद्रों में प्लास्टिक अन्य कचरे जो है बढ़ते जलस्तर को जो है जीवन और पर्यावरण खतरा बनता जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है जाते हैं समुद्र के तट पे नहाने वहाने के लिए या फिर इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बोतल का पानी, पैकेट जो होता है चिप्स वगैरह का, वो फेंक देते हैं, वो पानी में चला जाता है, फिर लोग जीव जंतु खाते हैं, उससे भी समस्या हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है कचरे जो होते हैं ये भी जल प्रदूषण का कारण माने जाते हैं। नेक्स्ट है तेल रिसाव। तेल रिसाव, जब कोई पेट्रोलियम वहाँ से जैसे समुद्र से निकाला जाता है तो कभी कभी अंदर से पाइप जो होती है, जैसे नल से पाइप निकालते हैं, नल से जब नल से पानी निकालते हैं, नल से पानी, तो जब नल से पानी निकालते हैं तो पानी जब नल से निकलता है तो वहाँ पे जो है नीचे से निकलता है पानी। ऐसे ही तेल भी जो होता है वो तेल भी नीचे से निकलता है। तो वहाँ पे जब पाइप के द्वारा निकलेगी, अगर पानी कहीं पाइप अगर कहीं थोड़ा सा लीक कर गया या फिर कुछ छिद्र हो गया तो वहाँ से जो है तेल रिसेगा और तेल रिस कर समुद्र में फैल जाएगा। जब समुद्र में फैल जाएगा तो वहाँ पे जो है जो जीव जंतु रहेंगे वो प्रभावित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तेल रिसाव भी जल प्रदूषण का कारण माना जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, मतलब मूर्ति का विसर्जन जो होता है, फूल माला जो अन्य चीज़ें होती हैं वो सामग्रियाँ नदियों में प्रवाहित होती हैं, जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, एक बात और बता दें आपको कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जैसे 23 नंबर क्वेश्चन है तो 23 नंबर क्वेश्चन में से इसमें से आपको एक चाहिए करिए, चाहे ये करिए। ठीक है, फिर इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में से चाहे आप ये करिए चाहे आप ये करिए, दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा, यानी 2 क्वेश्चन लॉन्ग आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अथवा मैं अभी बता दे रहा हूँ ताकि जो है आप इसे भी कर पाएँ अगर पेपर में आपके आ जाए तो। क्वेश्चन यहाँ पे है इंपॉर्टेंट है कि प्राकारों के आधार पर भारतीय नगरों को प्रमुख प्रकारों में विभाजित कीजिए। यानी जो है प्रकार यानी कार्य के आधार पर जो भारतीय नगर हैं उनको बांटना है। तो आइए देखते हैं कैसे बांट सकते हैं इसे। अब एक पॉइंट और मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे छोटा सा जुगाड़ ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी मैं प्रकार बताऊंगा उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। ठीक है, 5 पॉइंट आप इस प्रकार से नोट कर लीजिए और फिर यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए प्रकारों के आधार पे नगरों का विभाजन, इस प्रकार से। और फ्लो चार्ट बना के अच्छे से लिखेंगे, परफेक्ट हो जाए, कुछ नया करिए अपने कॉपी में। ठीक है, तो बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद लिखेंगे इसमें भारतीय नगरों को उनके प्रमुख कार्यों यानी प्रभावित गतिविधियों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। ये नगर मुख्य रूप से अपनी अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसरों और विशेष कार्यों के अनुसार विकसित होते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब डायग्राम बनाने के बाद एक एक करके उनका एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहला प्रशासनिक नगर है, तो प्रशासनिक नगर वे नगर होते हैं इसमें प्राथमिक जो प्रशासनिक गतिविधियां होती हैं वो सरकारी कार्यालय जो होते हैं वो प्रशासनिक नगर के अंतर्गत आते हैं। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो प्रशासनिक नगर जो होते हैं वो किसी भी राज्य की राजधानी हो सकती है, बात ध्यान रखिएगा। जैसे नई दिल्ली है भारत की राजधानी, भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी, यानी किसी भी स्टेट की जो राजधानी है
ठीक है। भारत की राजधानी आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, और कोई भी स्टेट की राजधानी आप लिखेंगे वो प्रशासनिक नगर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सिंपल। अगला है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर का मतलब ये होता है कि जिसमें जो कारखाने होते हैं, जो उद्योग का विकास होता है, उन्हें औद्योगिक नगर कहा जाता है। जैसे जमशेदपुर है, यहाँ पे इस्पात उद्योग होता है। दुर्गापुर है, यहाँ पे जो है इस्पात भारी उद्योग होता है। अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग होता है। तो इस प्रकार से जो है कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे औद्योगिक नगर विकसित किए गए हैं, और भी हैं, लिख सकते हैं उसमें। ठीक है। अगला है व्यापार और वाणिज्यिक नगर। व्यापार और वाणिज्यिक नगर का मतलब इसमें व्यापार, बैंकिंग, व्यावसायिक गतिविधियां आदि केंद्र होते हैं, उसे व्यापारिक बैंक के नाम से जाना जाता है। जैसे मुंबई है, भारत का वित्तीय केंद्र माना जाता है। सूरत है, यहाँ पे हीरो की कटिंग होती है। कपड़ा उद्योग माना जाता है सूरत में। कानपुर में चमड़ा उद्योग है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। बात करें परिवहन नगर की, तो परिवहन नगर में वे नगर जिसमें परिवहन सेवाएं, इसमें रेल जंक्शन, बंदरगाह, हवाई पट्टी आदि विकसित किए गए, जैसे कोलकाता है। कोलकाता में समुद्री व्यापार होता है। मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय अब उसका नाम हो गया है। यहाँ पे रेलवे जंक्शन है। विशाखापट्टनम है, बंदरगाह है, ऐसे और भी हैं, तो आप इनमें लिख सकते हैं परिवहन नगर में। ठीक है। अगला है खनन नगर। खनन नगर का मतलब ये है कि वे नगर जो खनिज संसाधनों का दोहन के लिए विकसित हुई हैं। जैसे धनबाद है, यहाँ पे कोयला का भंडार है। सिंगरौली है, यहाँ पे कोयले प्लांट बनाए गए हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो खनन नगर में आप लिख सकते हैं। आगे है सांस्कृतिक और धार्मिक नगर। सांस्कृतिक और धार्मिक नगर वे नगर होते हैं जहाँ पे धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे वाराणसी है, हिंदू धर्म के जो है प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक है, और सबसे प्राचीन नगर वाराणसी माना जाता है। इसके बाद हरिद्वार है, कुंभ मेले के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। और आप देखें प्रयागराज भी देख लीजिए। ठीक है। और अजमेर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह यहाँ पे है। तो ऐसे भी धार्मिक जो है बहुत सारे स्थल हैं, उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है पर्यटन नगर। पर्यटन नगर वे नगर होते हैं जो प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं, उन्हें प्राकृतिक नगर कहते हैं। जैसे उदयपुर में है झीलों का बहुत सारे महल वहाँ पे हैं। गोवा में है समुद्री तट है। शिमला में हिल स्टेशन है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। अगला है सैन्य नगर। इसे जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये अलग से भी पूछ लेता है। जो है सैन्य नगर को गैरिसन नगर भी कहा जाता है। ठीक है, गैरिसन नगर के नाम से भी जाना जाता है। अलग से भी आपसे पूछ लेगा कि गैरिसन नगर सब क्या समझते हैं, तो वो भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के ठिकानों में विकसित होते हैं, जहाँ पे उनकी प्रशिक्षण होती है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, वो गैरिसन या सैन्य नगर होता है। सैन्य मतलब सैनिक होता है, जैसे पठानकोट है, सेना का मुख्यालय अम्बाला है, वायुसेना का मुख्यालय है जालंधर है, सेना छावनी यहाँ पे। इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बात करते हैं शैक्षिक नगर। तो शैक्षिक नगर में इससे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, वाराणसी में है, और बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय मतलब कि बहुत सारे शैक्षिक नगर हैं जहाँ पे कोटा, पटना, इलाहाबाद दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। निष्कर्ष में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। अब बात करते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में। तो देखिए जननांकीय संक्रमण सिद्धांत आखिर है क्या, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, पहले हेडिंग बना लेंगे और उसके बारे में लिखेंगे समाज की जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया को समझने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसकी कुछ अवस्थाएं हैं, मुख्यतः 3 इसकी अवस्थाएं हैं। ठीक है, लेकिन 4 मैं बता दूंगा। यहाँ पे 3 अवस्थाएं इसका मुख्य है। पहली इसकी अवस्था है प्राथमिक अवस्था। प्राथमिक अवस्था का मैं इसमें एक फिगर बनता है, मैं पहले फिगर आपको समझा दूँ। ठीक है, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से एक जो है फिगर बनता है, और इस फिगर को जो है आप समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है फिगर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसको पहली अवस्था माना जाता है, इसको दूसरी अवस्था माना जाता है, इसको तीसरी अवस्था माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप कुछ यहाँ पे दे सकते हैं, नाम ले सकते हैं, यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे आप यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है नीचे यहाँ पे देश ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी देश, जैसे यहाँ पे विकासशील देश आ जाएंगे। ठीक है, विकासशील देश आ जाएंगे। यहाँ पे यहाँ पे जो है यहाँ पे अर्धविकसित देश आएंगे। ठीक है, अर्धविकसित देश आएंगे, यहाँ पे विकासशील देश आएंगे, यहाँ पे विकासशील देश आ जाएंगे, और यहाँ पे विकसित देश आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर उसके बाद जो है पहली अवस्था में क्या होता है,
उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है इस प्रकार से, ठीक है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है। इसके बाद जो दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था में तीव्र गति से मृत्यु दर में गिरावट आती है और जन्म दर में भी धीरे धीरे यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। फिर इसके बाद जो तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाते हैं, निम्न हो जाते हैं। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उसमें पहली अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्राफ देखिए यहाँ पे। तो पहली अवस्था क्या दर्शाती है कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें देखिए इसको अगर जन्म दर मानते हैं तो इसमें देखिए धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ये मृत्यु दर है ये वाली, तो इसमें देखिए तीव्र गति से गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। और तीसरी जो अवस्था है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो गई, निम्न हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लगभग 10 पे आएगा और यहाँ पे देखिए लगभग 25 पे आएगा। इसका मतलब ये है कि पहली अवस्था उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, दूसरी अवस्था मृत्यु दर में जो है तीव्र गति से गिरावट और जन्म दर में भी धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलती है। और जो तीसरी अवस्था है ये दूसरी अवस्था हो जाएगी। और ये तीसरी जो अवस्था है, इस तीसरी अवस्था में निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर है। इस प्रकार से आप इसे डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम जरूर बनाइएगा, इंपॉर्टेंट है, तब जाके पूरा नंबर आपको 6 में 6 मिलेगा। अब इसके बाद एक एक करके लिखेंगे। देखिए प्रथम अवस्था जो है यहाँ पे उच्च स्थिरता अवस्था दिखाई जाती है, जन्म और मृत्यु दर दोनों अधिक होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, मैंने बताया आपको डायग्राम में कि पहली अवस्था में क्या होता है, इसमें जन्म दर जो है बहुत तीव्र गति से ऊपर उठती है। यहाँ पे जन्म दर जो है वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम होती है, ठीक है। आगे बात करें इसमें कौन कौन देश आ सकते हैं, तो उसमें देखिए आदिम समाज में बांग्लादेश, कीनिया, ये कुछ देश है जो उसमें आ सकते हैं। वहीं अगर दूसरी अवस्था की बात करें तो उसमें मृत्यु दर में गिरावट आती है, लेकिन धीरे धीरे जन्म दर में भी जो है गिरावट देखने को मिलती है, अधिक बनी रहती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, गिरती है ग्राफ, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा और खाद्यान्न उत्पादन में सुधार कारण यहाँ पे तेज़ी से जो है जन्म दर में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है और सुधार के कारण वहाँ पे कम मरते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है जन्म वहाँ पे ज़्यादा लोग लेते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करें तीसरी अवस्था में, तो तीसरी अवस्था ये दिखाती है कि इसमें जो है तीसरी अवस्था यहाँ पे है, तीसरी अवस्था जो है इसमें जो है जन्म और मृत्यु दर दोनों क्या होती है, निम्न पर आ जाती है, ठीक है। ये तीसरी अवस्था यहाँ पे रहेगी, चौथी अवस्था छोड़ देते हैं, उसको इंपॉर्टेंट नहीं है, तीन अवस्था ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे, डायग्राम बना देंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारक कौन से हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारक हैं, तो जनसंख्या क्यों बढ़ती है, पहला होता है उच्च जन्म दर, इसके बारे में चर्चा हम लोग ऊपर कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे नीचे देखिए मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिलती है, तो जन्म दर अपने आप बढ़ जाती है। लोग कृषि पर निर्भर होते हैं, आप हेडिंग समझ जाइए, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कृषि पर निर्भर होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं उन लोग वो मानते हैं, और फिर इसके बाद जो है गरीबी और शिक्षा होती है जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती है, और फिर प्रवास और नगरीकरण होता है जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे देख लेंगे। फिर आता है आपका मानचित्र कार्य, और मानचित्र कार्य के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है, इस प्रदेश का तेल शोधन कारखाना, तो इस प्रदेश का तेल शोधन कारखाना जो है आपका मथुरा हो जाएगा। तो आइए मानचित्र में भर के दिखा देते हैं कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ब्लैंक मानचित्र मिलेगा, और ये जो है टर्निंग पॉइंट ध्यान रखेंगे, मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है। और इसके सामने यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के जस्ट नीचे यहाँ पे मथुरा है, तो आप यहाँ पे भर देंगे मथुरा, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा आप यहाँ डाल देंगे, जैसे ये पहला है तो पहला डाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से बस पूरा काम हो गया, ओके, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, और ये अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए ये जो है अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे ले देंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ले देंगे। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है तो यहाँ पे दूसरा डाल देंगे इस प्रकार से, ठीक है। आगे यहाँ बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है, और यहाँ से नीचे से बढ़ेंगे तो पहले केरल पड़ेगा, केरल के ऊपर यहाँ पे कर्नाटक पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक, और क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, बस इतना काम करना होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक कोयले का जो है उत्पादक क्षेत्र और उड़ीसा की राजधानी। तो यहाँ पे कोयले के उत्पादक की बात करें तो कोयला झारखंड में होता है, ठीक है। देखिए बंगाल ध्यान में रखेंगे, बंगाल के जस्ट बगल में झारखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है झारखंड, यहाँ पे ले देंगे झारखंड, यहाँ पे झारखंड हो जाएगा, ठीक है।
और इसके बाद जो है उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है वो आप इसके नीचे यहाँ पे भर देंगे और यहाँ पे ले देंगे भुवनेश्वर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे, तब जाके पूरा राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, ऐसे भर देंगे भारत का। और फिर संसार की बात करें तो संसार में भरेंगे यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। तो आइए संसार में देख लेते हैं। ये देखिए भारत है और ठीक है, और यहाँ पे जो है भारत के ऊपर जस्ट चीन है, तो यहाँ पे चीन भर देंगे और पहला नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि यूरोप में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है। तो यूरोप में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक जो देश है वो है भैया नॉर्वे, और नॉर्वे पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका नॉर्वे। तो ये टर्निंग पॉइंट ध्यान रखेंगे, यही आपको लैंडमार्क है, यही आपसे पेपर में पूछा जाएगा नॉर्वे के बारे में। अगला है ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की बात हो रही है, तो इंग्लैंड में आप एक जो है बड़ा नगर ध्यान रखेंगे वो है आपका लंदन। ठीक है, जो कि इसकी राजधानी है। तो रात भर डीजे बजाएंगे और कहाँ से लाएंगे, लंदन से लाएंगे। ठीक है, तो लंदन से लाएंगे, ध्यान रखेंगे उसको। ब्रिटेन की राजधानी भी है लंदन है। ठीक है, आगे बात करते हैं जापान की समुद्री पत्तन। जापान का समुद्री पत्तन में आपका टोक्यो जो जापान की राजधानी है वही जो है इसकी राजधानी है टोक्यो है। तो यहाँ पे देख पाएंगे तो ये है जापान। ठीक है, ये जापान है, तो यहाँ पे लिख देंगे टोक्यो जापान की राजधानी, इस प्रकार से लिख देंगे टोक्यो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे है यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे इंडोनेशिया का एक मेगा सिटी। तो इंडोनेशिया की एक मेगा सिटी का मतलब ये है कि जहाँ पे मिलियन सिटी मतलब जहाँ मिलियन आबादी है, तो इसकी राजधानी है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। तो जो ये पॉइंट देख पा रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये है इंडोनेशिया। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से आप भर दीजिए, इसकी राजधानी क्या है, जकार्ता। ठीक है, जकार्ता इसकी राजधानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 5वां भर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप मानचित्र भरेंगे और पूरा पेपर ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। अच्छे तरीके से मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझा पाऊँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इस वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।